अक्सर कहा जाता है कि इतिहास हमेशा विजेता लिखते हैं। लेकिन क्या हो अगर कहानी का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा जानबूझकर या अनजाने में भुला दिया गया हो। आज हम भारत की उसी भूली हुई सेना की एक ऐसी कहानी समझने की कोशिश करेंगे जो जंग और आजादी के बारे में हमारी सोच को शायद हमेशा के लिए बदल। जरा इस आंकड़े के बारे में सोचिए, 25 लाख। ये इतिहास की सबसे बड़ी वॉलंटियर आर्मी थी। मतलब वो फौज जिसमें लोग अपनी मर्जी से भर्ती हुए थे। और ये ब्रिटिश साम्राज्य के किसी भी दूसरे हिस्से से कहीं ज्यादा बड़ी थी। तो सवाल ये है कि आखिर ये कौन लोग थे और वो किसके लिए और क्यों लड़ रहे थे। और देखिए, यहीं पर यह कहानी बहुत पेचीदा और दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि भारत के लोग सिर्फ एक तरफ नहीं लड़ रहे थे। लाखों लोगों ने ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अपनी जान दांव पर लगाई। तो वहीं कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने उसी साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए उसके दुश्मनों यानी एक्सिस पावर से हाथ मिला लिया। ये कैसे हुआ? तो चलिए इस उलझी हुई कहानी को परत दर परत खोलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन लाखों सैनिकों की जिन्होंने अंग्रेजों की वर्दी पहनी थी। उनकी कहानियां वफादारी, मजबूरी और उम्मीद के धागों से बुनी हैं। देखिए, भर्ती होने की वजहें हर किसी के लिए अलग थीं। कुछ के लिए ये ब्रिटिश राज के प्रति वफादारी का सवाल था। कुछ लोगों के लिए ये दो बुराइयों में से एक को चुनने जैसा था। तो बहुतों के लिए ये सिर्फ अपने परिवार का पेट पालने का एक जरिया था, 3 वक्त की रोटी का सवाल। और हाँ, कुछ ऐसे भी थे जो ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि इस जंग के बाद भारत को आज़ादी मिल जाएगी। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ यूरोप के जाने पहचाने मैदानों में नहीं लड़ी जा रही थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक खुफिया जंग बर्मा के घने जानलेवा जंगलों में भी चल रही थी। एक ऐसी जंग जो शायद पूरे युद्ध का नतीजा तय करने वाली थी। और इन जंगलों के बेताज बादशाह थे चिंडिट्स। सोचिए, एक ऐसी स्पेशल फोर्स जिसका सिर्फ एक काम था, दुश्मन के इलाके में मीलों अंदर घुसकर उनकी सप्लाई लाइंस को काटना और तबाही मचाना। ये गुरिल्ला लड़ाई के मास्टर थे जो जंगल को अपने घर की तरह जानते थे। ऑपरेशन थर्सडे उनके सबसे साहसी मिशनों में से एक था। ये टाइमलाइन देखिए, ये किसी एक्शन फिल्म की कहानी जैसी लगती है। रात के अंधेरे में ग्लाइडर से जंगल में उतरना और फिर हफ्तों तक दुश्मन से लड़ना। इस ऑपरेशन ने हिम्मत और क्रूरता की सारी हदें पार कर दी थी। और अगर चिंड्रिट्स खुफिया थे तो फोर्स 136 तो जैसे परछाई में काम करती थी। एक ऐसी टॉप सीक्रेट संस्था जिसके बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं थी। इनका काम था जासूसों को तैयार करना और पूरे साउथ ईस्ट एशिया में दुश्मन के खिलाफ लोकल विद्रोहियों को खड़ा करना। ऐसे ही एक एजेंट की कहानी है एसडीजी की। एक अकेले भारतीय एजेंट ने जापानियों के कब्जे वाले एक लकड़ी के डिपो में नौकरी की और फिर अकेले ही वहां आग लगाकर रेलवे लाइन बिछाने के लिए रखे 15,000 लट्ठों को जलाकर राख कर दिया। एक अकेला आदमी और इतना बड़ा असर। और ये कोई मजाक नहीं था। इन एजेंट्स के लिए दांव पर उनकी अपनी जान लगी थी। पकड़े जाने का मतलब था भयानक टॉर्चर और मौत। और इसीलिए हर एजेंट को साइनाइड की एक गोली दी जाती थी। ये उनके काम की कितनी कड़वी सच्चाई थी, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। तो एक तरफ ये सब चल रहा था, भारतीय सैनिक अंग्रेजों के लिए लड़ रहे थे। लेकिन अब हम कहानी के दूसरे पहलू की ओर चलते हैं। एक ऐसा पहलू जो आज भी बहुत विवादास्पद है और जिसे अक्सर लोग समझ नहीं पाते। उस वक्त आज़ादी की लड़ाई एक दोराहे पर खड़ी थी। 2 बड़े नेता और 2 बिल्कुल अलग रास्ते। एक तरफ थे महात्मा गांधी और उनका अहिंसा का रास्ता, और दूसरी तरफ थे सुभाष चंद्र बोस, जिनका मानना था कि आज़ादी मांगी नहीं जाती, उसे हथियारों के दम पर छीना जाता है। बोस ने एक बहुत ही साहसी और कुछ लोगों के लिए एक बहुत खतरनाक रास्ता चुना। उनका सीधा सा फलसफा था, दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त। और इसी सोच के साथ उन्होंने नाजी जर्मनी और शाही जापान से हाथ मिला लिया ताकि उनकी मदद से भारत से अंग्रेजों को बाहर निकाला जा सके। ये जो शपथ है, इसे सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बोस की फ्री इंडिया लीजन के भारतीय सैनिक ये कसम खाते थे। सोचिए, अपने देश की आज़ादी के लिए लड़ने की ये कैसी कीमत थी कि उन्हें हिटलर के प्रति वफादारी की शपथ लेनी पड़ रही थी। दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया, मित्र राष्ट्र जीत गए, लेकिन भारत की आज़ादी की लड़ाई वो खत्म नहीं हुई थी, बल्कि कहानी का सबसे बड़ा ड्रामा तो अब शुरू होने वाला था। जगह थी दिल्ली का ऐतिहासिक लाल किला और कटघरे में खड़े थे इंडियन नेशनल आर्मी यानी INA के 3 बड़े अफसर।
उन पर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ देशद्रोह का आरोप था। पर यह सिर्फ 3 अफसरों का मुकदमा नहीं था, ये पूरे ब्रिटिश साम्राज्य का ट्रायल था। अंग्रेजों का प्लान था कि इन मुकदमों से वो एक मिसाल कायम करेंगे, लोगों में डर पैदा करेंगे। लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। जिन्हें वो देशद्रोही साबित करना चाहते थे, वो पूरे देश के हीरो बन गए। ये अंग्रेजों की सबसे बड़ी राजनीतिक गलतियों में से एक साबित हुई। इन मुकदमों ने एक चिंगारी का काम किया और जल्द ही पूरे देश में विरोध की आग भड़क उठी। और फिर वो हुआ जिसकी अंग्रेजों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। रॉयल इंडियन नेवी यानी उनकी अपनी नौसेना में बगावत हो गई। 20,000 भारतीय नाविकों ने विद्रोह कर दिया। अब ब्रिटिश राज की नींव हिल चुकी। तो इन सब घटनाओं के बाद इन भूली हुई सेनाओं की आखिरी विरासत क्या रही? उन्होंने इतिहास के पन्नों पर अपना क्या निशान छोड़ा? देखिए, हमें अक्सर यही पढ़ाया जाता है कि भारत को आज़ादी गांधी जी के अहिंसक आंदोलन से मिली। लेकिन सच्चाई हमेशा इतनी सीधी नहीं होती। बाद में खुद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली, जिन्होंने भारत की आज़ादी के दस्तावेजों पर दस्तखत किए, उन्होंने माना कि अंग्रेजों के भारत छोड़ने का असली और निर्णायक कारण आयने का विद्रोह और भारतीय सेना में बढ़ती बगावत थी। पर इतिहास सिर्फ जंग, बगावत और राजनीति की कहानी नहीं है। कभी-कभी सबसे मुश्किल और अंधेरे वक्त में भी इंसानियत की कुछ ऐसी मिसालें मिलती हैं जो हमें हैरान कर देती हैं। जैसे कि ये कहानी युद्ध के ठीक बीच में, जब दुनिया नफरत की आग में जल रही थी, एक भारतीय महाराजा ने पोलैंड के हजारों शरणार्थियों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। ये ज्यादातर औरतें और बच्चे थे जो सोवियत जुल्म से अपनी जान बचाकर भागे थे। ये छोटी सी कहानी याद दिलाती है कि सबसे बड़े तूफानों में भी इंसानियत का दिया जलता रह सकता है। तो दूसरे विश्व युद्ध की ये भूली बिसरी कहानी हमें एक बहुत बड़ा सवाल पूछने पर मजबूर करती है। अगर इतिहास सिर्फ विजेता लिखते हैं, तो उन अनगिनत लोगों की कहानियों का क्या होता है जो हाशिए पर रह गए? जब हम इन कहानियों को भूल जाते हैं, तो हम सिर्फ कुछ तथ्य नहीं खोते, हम अपने अतीत को और शायद खुद को समझने का एक बहुत बड़ा हिस्सा खो देते हैं।